जब बोला जाए सबसे इम्पोर्टेंट तो फेज डायग्राम। अब हमें बनाना है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम में एक्स एक्सिस पर अगर हम करंट को दिखाएंगे तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे है तो VL हो गया, और ये कितना आगे है 90 डिग्री। इसे हम लोग बोलते हैं फेज डायग्राम। बस फेज डायग्राम बन गया, यही फेज डायग्राम है। और अगर वेव डायग्राम हमें बनाना है तो देखो मैं बनाऊंगा ना, आपको पहचानवाऊंगा। बना तो साइन वेव ही है। एक ऐसे है बच्चों, एक बात बताओ, इसमें हाँ जो येलो वाला है वो कौन सा है? साबस करंट है, और जो 90 डिग्री आगे है वो वोल्टेज है। हाँ ऐसे ही पता करना होता है पेपर में। तो ये वाला वोल्टेज है इंडक्टर का VL, और चाहे VE लिखो केवल, और ये वाला करंट है। चलो वेव डायग्राम हो गया, इतना बात हो गया। अच्छा एक बात आप देखो यहाँ पे, ये एक्सेल एक हमने नया टर्म लिखा है। यहाँ पे L ओमेगा की जगह एक्सेल है, L ओमेगा की जगह क्या है? एक्सेल है। और ये एक्सेल V बराबर IR है, मतलब ये R है। ये क्या है? R, मतलब R की जगह लिखा गया है। और इसका नाम क्या पड़ेगा? कुछ नाम, अब R तो नहीं बोलेंगे, R ही बोलना होता तो RL लिखे होते, XYZ लिखने की क्या जरूरत पड़ाई? इसका मतलब अब इसका नाम बदलेगा। अब बच्चों जो यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल बराबर L ओमेगा, इसको हम कहेंगे इंडक्टिव। L फॉर इंडक्शन से इंडक्टिव, और रिएक्टेंस। अब इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलोगे, रेजिस्टेंस बोलोगे तो नंबर 0 पा जाओगे। अगर किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रेक्वेंसी पे डिपेंड करने लगे, सिर्फ फ्रेक्वेंसी पर, तब वो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तब उसका नाम क्या होगा? रिएक्टेंस होगा। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, हाँ इसका यूनिट ओम ही होगा, है तो रेजिस्टेंस की जैसा ही, पर नाम रेजिस्टेंस नहीं लिखना है, उसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब बच्चों ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। आप एक बात बताना, इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। और अगर I का मान निकालना है तो V अपान XL करोगे और V अपान L ओमेगा करोगे। मीनिंग क्या है कि अगर हम यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस बढ़ेगा और करंट का मान घटेगा। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? करंट को घटाना या करंट को बढ़ाना? घटाना टारगेट होना चाहिए। अब घटाना ही है तो पढ़ो ही मत, अपने आप घटा रहेगा। तो हमारा टारगेट क्या है? करंट को बढ़ाना। तो बच्चों अगर करंट को बढ़ाना है तो फिर ओमेगा का मान कम होना चाहिए। इसका मतलब इंडक्टर कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो तो इंडक्टर कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि सर्किट में इंडक्टर कब लगाएंगे? हाई फ्रीक्वेंसी होने पे कि लो फ्रीक्वेंसी होने पे? लो फ्रीक्वेंसी होने पे। तो बच्चों यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं, ओमेगा लो होगा तो I
हाई होगा। आई का मान ज़्यादा होगा। तो मैंने इंडक्टर के लिए ऐसा लिखा, इंडक्टर एज, किताब का लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ऐसे लिखा है, इंडक्टर एज लो पास फ्रीक्वेंसी की हाई पास फ्रीक्वेंसी, लो पास फ्रीक्वेंसी। अब किताब में ये भाषा लिखा है, जो मास्टर लोग किताब छापे हैं वो यही लिखे हैं। तो इंडक्टर एज लो पास फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसे लिखा गया है। अब आप क्या समझेंगे कि इंडक्टर यूज्ड वेयर फ्रीक्वेंसी इज लो। तो इंडक्टर किसके लिए है? हाई फ्रीक्वेंसी पास कराने के लिए कि लो पास? लो फ्रीक्वेंसी पास कराने के लिए। तो इंडक्टर का यूज़ कहाँ पे होगा, ये समझ आया। अब बच्चों और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका यूनिट आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस का देखा है, और एक हम ग्राफ बना देते हैं। इसी के बगल में कंटिन्यूअस आप लिख रहे हैं, जैसे जैसे चल रहा वैसे वैसे अपने कॉपी में अपना लिखते रहेंगे। देखो इधर ओमेगा है, इधर एक्सेल है। अब ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा, इन्वर्स है ना, ये ग्राफ है। मान लो यही पूछ लिया कि रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन वाला ग्राफ है। किताब में खोलोगे तो जब इस चैप्टर में पहला सवाल ऐसे ही बना है, और पहला सवाल भी यही है कि 4 ग्राफ दिया है, कौन वाला है किसी के लिए पूछा है, तो इसके लिए ये वाला ग्राफ है। अगर बच्चों, अरे सॉरी हाँ वो डायरेक्ट है क्या? आई के लिए, रुको गलत बना दिया। आई के लिए, करंट के लिए बनाना था। यहाँ पे आई लिखेंगे, पहले आई लिखेंगे। अब करंट कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे करंट की वैल्यू घटेगा। हाँ वो करंट का था ना, अभी हम एक्सेल भी बनाएंगे, बना रहा हूँ। अभी एक्सेल की बात इधर बनाऊँगा, करंट आया है ना, उसको भी बनाना था। अब देखो, इसको देखो, इधर आया ओमेगा, और बच्चों इधर आया एक्सेल। अब ये वाला स्ट्रेट लाइन आएगा क्या? हाँ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये ऐसे आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अब कुछ बात बता दो, इसका जो ये वाला है नीचे वाला, जिसको हम दूसरे नंबर पे लिख रहे हैं, आप बताओ इसका स्लोप क्या होगा? आपने वहाँ कुछ बताया tan थीटा बराबर L, नहीं यही होगा ना। अब अगर एक्सेल और चलो एक्सेल और ओमेगा में स्ट्रेट लाइन है तो tan थीटा L होगा। बच्चों अगर ओमेगा का मान 0 हो जाए, ऐसे थोड़ा बताना, अगर ओमेगा का मान 0 हो जाए तो ये अल्टरनेटिंग करंट है कि डायरेक्ट करंट? एसी है कि डीसी है? डीसी का मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं होता। ओमेगा बराबर 0 का मतलब ये डीसी है, और अगर डीसी में इंडक्टर रख दिया जाए तो एक्सेल का मान, इसलिए आइडियल इंडक्टर को आपने क्या पढ़ा था, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर इसी इंडक्टर को डीसी में लगा दें, बैटरी के साथ लगा दें, तो उस इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर इसी को हम अल्टरनेटिंग में लगा दें तो उसमें क्या आने लगेगा? रेजिस्टेंस आने लगेगा। और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे बदला है, करंट और रिएक्टेंस दोनों दिखाना था। करंट ऊपर है, रिएक्टेंस नीचे है, और ये स्लोप अगर इसका देखा जाए तो L है, और ओमेगा 0 हो जाए तो इसका मतलब DC है। और DC में हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडक्टर ऑफर
जीरो रेजिस्टेंस, वो जीरो आ भी रहा है। अब बच्चों चलते चलते आखिरी लाइन आती है तो क्या, एवरेज पावर। अब एवरेज पावर हमें निकलवा दो। एवरेज पावर V और I का मल्टीपल करना है। V का मान आप बताना है सबको ना, V का मान बोलो। V नॉट cos ओमेगा टी था। I का मान I नॉट साइन ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू साइन भी जीरो होगा, cos भी जीरो होगा। अब देखो एवरेज पावर जीरो आ गया, इसका मतलब जो इसमें करंट है, अल्टरनेटिंग करंट तो जीरो नहीं है, लेकिन ये करंट जीरो तो नहीं है, पर है कैसी, वाटलेस करंट है। मतलब करंट तो आ रही है लेकिन उसमें पावर नहीं है। जैसे मान लो किसी ने कटिया लगाया हीटर जलाने के लिए, करंट आ रही है, छूते हैं तो अस्पताल चले जाते हैं, लेकिन चाय नहीं बना पा रहे हैं, खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो सही तो है, करंट आएगा, पावर नहीं आएगा। अब जहाँ कटिया ज़्यादा लगाते हों वहाँ इंडक्टर लगा दो, बोलो लो करंट बिना पावर का। तो यहाँ पे करंट है लेकिन उस करंट में पावर नहीं है, तो वाटलेस करंट है। और ये जो रिएक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और कैसा रेजिस्टेंस है, परमानेंट की टेम्प्रोरी? हाँ, टेम्प्रोरी रेजिस्टेंस है। टेम्पररी रेजिस्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज टेम्पररी रेजिस्टेंस। इंडक्टर से जाने वाली करंट हो गई वाटलेस। अब एक छोटा छोटा बात बता देना, इंडक्टर को हम कब लगाएंगे? पहला सवाल होता है जो हमारे काम की, पहले सुन लो बच्चों, ध्यान सुनो, जो मेन बात है वो एक बार समराइज कर लिया जाए। इंडक्टर को हम कब लगाते हैं? जब फ्रीक्वेंसी कम हो, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस, इसका मान रिएक्टेंस बढ़ेगा और करंट का मान घटेगा। और इस सिचुएशन में जब हम इंडक्टर लगाते हैं तो करंट और वोल्टेज में कौन आगे होता है? कौन आगे होता है? वोल्टेज। और कितना आगे होता है? 90 डिग्री। बस आपको इतना ही आना चाहिए, इतना आ गया। जब इतना आ गया तो बात ख़त्म हो गई। अब आप लिखो कैपेसिटर इन सर्किट। कैपेसिटर इन सर्किट। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सर्किट। अब देखो सर्किट में आपको कैपेसिटर लगानी है। यहाँ पे जो वोल्टेज है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इस बार मैंने वोल्टेज दिया है और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है। बच्चों कैपेसिटर के सामने अगर बैटरी है तो कैपेसिटर का क्या काम है? चार्ज स्टोर करना। तब इसमें पहला नंबर आएगा चार्ज इन कैपेसिटर। Q बराबर CV नॉट
साइन ओमेगा टी। हमें यहाँ चार्ज नहीं पढ़ना है, करंट पढ़नी है। अब करंट निकालोगे आप, I बराबर डी क्यू अपान डी टी। जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी वी नॉट ओमेगा कास ओमेगा टी, I का मान V अपान आर होगा। कास ओमेगा टी हो गया। फिर आप लिखोगे I बराबर वी नॉट अपान एक्स सी कास ओमेगा टी लिखोगे। फिर आप लिखोगे I बराबर आई नॉट कास ओमेगा टी। करंट का वेव इक्वेशन अभी लगातार हम लिख रहे हैं। फिर आप लिखोगे I बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बच्चों इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ आई। एक एक बात बताना है आपको। वोल्टेज और करंट में कौन आगे है? करंट आगे है। हम वोल्टेज की बात करें कि वोल्टेज आगे है कि पीछे, ये बताना है। वोल्टेज पीछे है। कितना पीछे है? 90 डिग्री। तो मेरे को ये लिखना है, वोल्टेज लैग बाई 90 डिग्री फ्रॉम करंट। वोल्टेज 90 डिग्री करंट से पीछे है। पहली बात आई। बच्चों अब अगर डायग्राम बनाना हो, फेज डायग्राम, तो फेज डायग्राम कैसे बनाओगे? इधर की तरफ तो देखो करंट ही होगा, उधर तो करंट ही होगा। और बच्चों इधर की तरफ क्या होगा? VC होगा। अब सुनो, अगर VR है तो करंट की ओर होगा, अगर VL है तो ऊपर होगा, और अगर VC है, बस यही है इसका पूरा मूल मंत्र कि कैसे कौन किधर जाएगा। ये समझ में आता रहे, बस मुस्कुराते रहें और आगे चलते रहें, सब आता रहेगा। तो पहले तो ये वेव डायग्राम, फेज डायग्राम हो गया। मैंने आप लोग सब नोट कर लिया है ना? आगे बढ़ो ना। अब बच्चों एक हम चित्र बनाएंगे और पहचानेंगे आप। उसे फेज बोलेंगे और ये वाली को वेव बोलेंगे, वेव डायग्राम। अब मैंने ऐसे बनाया, और एक ऐसे बनाया। ये वाला क्या है? जो आगे होगा करंट है। शाबाश, ये करंट है। और ये वाला वोल्टेज किसका? नाम भी रख दोगे तो कोई गड़बड़ है? कैपेसिटर है, कैपेसिटर लिख दो। किसका वोल्टेज है भाई? VC लिख दो। जैसे उसके पहले वाले में तो VL लिख दो। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सब क्लियर है ना सबको? अब बच्चों इसमें एक कहीं पे नया टर्म यूज़ किए हैं आप। कहाँ पे यूज़ किए हो? एक्सेल, और उसका नाम है कैपेसिटिव। फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस थोड़ी बोलोगे, तब रिएक्टेंस बोलोगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगा? ओम होगा। इसका XC का मान 1/ωc होगा। बच्चों ये XC किस पे डिपेंड कर गया? 1/c पर। और अगर हम करंट निकालें ना, करंट I का मान निकालें,
तो आई बराबर क्या होगा, V अपान 1 अपान ओमेगा सी। क्यों बच्चों? तो आई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ओमेगा के। एक बार देख लो सब लोग, ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा ना, नहीं समझे क्या? बोला नहीं कोई लोग। आई बराबर आप लिखते हैं ना V अपान आर, तभी जब V अपान आर लिखोगे तो ओमेगा VC होगा कि नहीं? तो V और C तो फिक्स हो गया, तो आई किस पे डिपेंड कर गया? ओमेगा पे। अगर मेरा टारगेट क्या है, करंट को घटाना कि करंट को बढ़ाना? घटाना नहीं, बढ़ाना। अब अगर हम लिखना चाहेंगे कि आई मैक्सिमम हो, तो इसका मतलब ओमेगा मिनिमम हो। अब देखो मैक्सिमम तो नहीं लिखना चाहिए, आई मोर लिखा जाए, हाई लिखा जाए, मोर लिखा जाए। तो ओमेगा क्या होना चाहिए, मोर या लेस? मोर। तो कैपेसिटर कहाँ लगाओगे? जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। इंडक्टर कहाँ लगाओगे? जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो। तो कम फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टर और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर। बच्चों अब यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, कैपेसिटर एज हाई पास फ्रीक्वेंसी, हाई पास फ्रीक्वेंसी। तो कैपेसिटर एज हाई पास फ्रीक्वेंसी, इंडक्टर एज लो पास फ्रीक्वेंसी। ग्राफ तो बनाया नहीं कोई लोग, बना लो। ग्राफ हम बनाएंगे और आपको बताना रहेगा। बच्चों बोलो, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा में और आई में ग्राफ बनाऊं, तो जैसे जैसे ओमेगा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ हो गया। अब देखो ये कैपेसिटर है, ऐसे ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि कौन सा एलिमेंट है। एक ऑप्शन दे देगा रजिस्टर, एक ऑप्शन दे देगा कैपेसिटर, एक ऑप्शन दे देगा इंडक्टर, एक ऑप्शन दे देगा सब मिला जुला के, हाँ LCR तीनों दे देगा। तो यही सब पूछा जाता है, यही सब बच्चों का सवाल है।